हेलो गाइस, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको पता है कि आईएएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्विज लेके आया हूँ ताकि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकें। और इसमें स्टैटिक में दोस्तों 2500 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरी बुक से, चाहे वो लक्ष्मीकांत की हो, चाहे वो डीडी बासु की हो, या बी आर एक्ट चाहे हो, और जितने भी एक्ट पास होते हैं उन सभी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको आपको कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर के थ्रू कवर करेंगे। मेरा मानना ये है कि जब आप चीज़ पढ़ते हो, मान लो आपने एक बुक पढ़ी, दोबारा उस बुक को आपने फिर रिवाइज किया, तो हो सकता है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन एक्टिव रिकॉलिंग शायद ना हो पा रही हो कि इस लाइन में क्या लिखा है। कि हम पढ़ते हैं कई बार और हमको उसके नेगेटिव नहीं पता होते हैं कि अगर अगर उसी चीज़ को नॉट लगा के पूछ ले तो कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन में आराम होता है कि क्वेश्चन में फ़ायदा होता है कि हमको नॉट लगा करके या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन दे करके हम जज करते हैं कि क्या वाकई में जो बुक में लिखा था सही लिखा था या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर से ये है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला है, इसमें पढ़िए आप लोग कि विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें दिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ दिया है? ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। क्या ये जो आर्टिकल 21 में दिया है, क्या इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शामिल है? नहीं शामिल है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शामिल है, इंक्लूडेड है? नहीं है। तो इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों। 1978 में इसको ऐड किया गया था जुडिशियल प्रोसेस के जरिए। जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड किया था इंटरवेंशन के जरिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आपको कितना फायदा हुआ यहाँ पे कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोस्तों एक बात और बताऊँ आपको कि यहाँ पूछा गया करेक्ट ऑप्शन चुनिए। जब करेक्ट पूछा गया यहाँ पे है तो हम लोग करेक्ट के लिए हम सी यूज़ करेंगे। सी मतलब कि सी लगाएंगे और इनकरेक्ट के लिए आई लगाएंगे। करेक्ट के लिए हम लोग सी लगाएंगे और इनकरेक्ट के लिए जब इनकरेक्ट पूछा जाएगा तो हम लोग आई लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई लगाएंगे। तो अभी ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है अपने आप में इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आई है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी इनकरेक्ट है तो अपने आप में आई है। तो यहाँ पे पूछा गया करेक्ट, तो करेक्ट दोनों नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अप्रोच आपको रखनी है अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब आप रियल एग्जाम दोगे। ये सही ऐसे टिक करने और ऐसे टिक करने से अच्छा है कि आप करेक्ट और इनकरेक्ट टिक करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता है, जुडिशियल इंटरवेंशन के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये ऐड किया गया था। जुडिशरी के जरिए दोस्तों ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? केशवानंद भारती केस के दौरान। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर। और जो मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। हालांकि वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आर्टिकल 21 में ये ऐड कर लिया गया था। तो आर्टिकल 21 के तहत मेनका गांधी केस जो हुआ था उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट के जरिए, मतलब जुडिशियल इंटरवेंशन, आपको लिखा होगा जुडिशियल इंटरवेंशन के जरिए ये ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हाउ मैनी फॉर्मेट। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए ये क्वेश्चन है। स्पीकर मस्ट वैकेट, खाली कर दे, वैकेट हिज ऑफिस, हिज या हर ऑफिस, इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ हाउस। मस्ट वैकेट, क्या उसको मस्ट वैकेट करना होता है? उसको जरूरी है कि वो मस्ट वैकेट करे। स्पीकर डज नॉट रिजाइन हिज ऑफिस इवन आफ्टर द लोकसभा इज डिजॉल्व। स्पीकर डज नॉट रिजाइन हिज ऑफिस, क्या मतलब लोकसभा मान लो 2024
2024 में अगर लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या उसको 2029 में उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा? हाँ, वैकेट किया जाएगा 5 साल जब पूरे हो जाएंगे। तो क्या स्पीकर को रिजाइन करना पड़ेगा? ये है, रिजाइन नहीं करना होता है। ठीक है, तो डज नॉट रिजाइन हिज, हाँ तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। डज इवन आफ्टर, ठीक है, चाहे लोकसभा डिजॉल्व हो जाए। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मेजोरिटी के, स्पेशल मेजोरिटी के बाद ही रिजाइन करता है। ठीक है, तो आपको ये बताना यहाँ पे है, बताना आपको है। देखिए, क्या वैकेट करना होता है अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब सांसद ही आप नहीं रहोगे तो स्पीकर लोकसभा कैसे रहोगे? तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये बात। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली बाई रेजोल्यूशन पास बाई स्पेशल मेजोरिटी, ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं दोस्तों, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि मान लो 543 सांसद थे, अब 2 इसमें मर गए तो 541 ही बचे हैं, तो इनकी मेजोरिटी होगी, मतलब कि 541 की मेजोरिटी होगी, प्लस 1/2, तो यहाँ पे आएगा 542, 542/2, 271 लोगों की जरूरत यहाँ पे होगी। इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे ये तीसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पूछा क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? तो 2 करेक्ट है, तो इसमें ओनली 2 करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, तो केवल 2 ऑप्शंस करेक्ट यहाँ पे हैं। ठीक है, आर्टिकल 94, हालांकि आर्टिकल आपको याद नहीं रखना है। स्पीकर वैकेट्स ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर, हाँ ठीक है। अब देखो आपको, अभी देखो आपने जब स्टैटिक, हो सकता है आप बुक से पढ़ते लेकिन आप ऐसे एक्टिव रिकॉल ना कर पाते, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, कि आपने क्वेश्चन के माध्यम से आपने ये पढ़ लिया। और ऐसे जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो केवल प्रियम्बल पढ़ा, फिर प्रियम्बल के बाद नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, हमारी हैबिट हो जाती है 3-4 बार जब हम बुक बार बार पढ़ते हैं तो शायद हम इतना एक्टिव रिकॉल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है, रैंडम क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं तो आपकी रिकॉलिंग भी अच्छी करवा पा रहा हूँ मैं। ठीक है, आर्टिकल 94 के तहत स्पीकर को रिजाइन करना होता है। अब स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग से पहले ही वो रिजाइन कर देता है। मान लो दोबारा चुनाव हुआ 2029 में, तो दोबारा से इलेक्शन जो है, जब वो मिलेंगे उससे पहले ही वो रिजाइन कर देते हैं। फिर प्रेसिडेंट जो है, जैसे 2024 में मान लो भी 2024 से 2029 तक स्पीकर हैं, अब 29 में चुनाव होंगे, ठीक है, 2029 में चुनाव होंगे। अब चुनाव से उसकी पहली मीटिंग जब होगी लोकसभा की, कन्वीन होगी, उससे पहले ही वो स्पीकर रिजाइन कर देते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर, जो कि उस नए जो सांसद बने होंगे उनमें जो सबसे उम्रदराज होंगे सांसद, उनको, सीनियर का मतलब जो कई बार वहाँ पे सांसद ही चुनाव लड़ चुके होंगे या फिर आप कई बार के सांसद होंगे, इस हिसाब से, उम्र के हिसाब से नहीं कि उनको लोकसभा के चुनाव में कितना एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से वो लोग, ये कन्वेंशन है, कोई लिखा नहीं है, ये केवल एक परंपरा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस अनुभवी हो उसी को आप प्रोटेम स्पीकर चुने। तो वहाँ पर अब देखो, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इस प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये भी बात मालूम चल रही है, ये आर्टिकल 1994 के जरिए होता है। अब ऑल ददन मेंबर ऑफ हाउस, उसका रिमूवल कैसे होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 मेजोरिटी होती है, वो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि केवल 50%, किसका? जो वहाँ पे लोग अभी हैं, कोई अगर मर गया है या किसी ने रिजाइन कर दिया है तो उससे नहीं। मान लो 543 सांसद थे, बताया मैंने आपको, 43 मान लो कोई किसी ने रिजाइन कर दिया है, किसी ने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता सांसद अब, या कोई मर गया है या फिर कोई फॉरेन कंट्री चला गया है, वहाँ पे बस गया जा करके है, ठीक है, या कुछ भी किया उसने, तो केवल 500 बचे मेंबर हैं। तो इन 500 में मतलब 251 लोगों की सहमति चाहिए होगी स्पीकर को हटाने की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में कौन कौन से यूनियन लिस्ट में है? तो इसमें अब देखो, इंटर स्टेट क्वारंटीन, मान लो एमपी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो इसमें या तो कह नहीं सकते कि हम
यूपी को देंगे, एमपी नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो सेंटर के पास आएगा। तो हाँ, पहला तो हो गया। अब देखो, पहला अगर हो गया तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा अपने आप। अब बैंकिंग है, बैंकिंग में आरबीआई आती है, तो दूसरा वाला भी, क्या आरबीआई हम किसी स्टेट दे सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो ये वाला आरबीआई जो है वो आएगा। अब जिसमें दो नहीं है, देखो दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो एक भी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब चौथा वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, तीसरा चौथा, क्या एग्रीकल्चर को दे सकते हैं? एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? ये स्टेट का पार्ट, स्टेट भी कर सकता है इसमें है। हालांकि स्टेट कहा जाता है लेकिन यूनियन का भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि 3 फॉर्मूलाज जो बनाए गए थे किसानों के लिए नियम 2020 में, वो शायद आते हैं इसी से। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। प्रिजन्स अगेन स्टेट, पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये भी नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अभी देखो कि एन ऑर्डिनेंस प्रमोलगेटेड मतलब कि लागू करना, प्रमोलगेट का मतलब होता है लागू करना, बाई प्रेसिडेंट। एक ऑर्डिनेंस जो है वो अगर लागू किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट इट इज़ टेम्परामेंट्री टेम्पररी इन नेचर। वो टेम्पररी नेचर का होता है सिर्फ है। मतलब एक ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट ने लागू किया है किसी स्टेट में, मान लो यूपी में, तो क्या उसका जो इफेक्ट होता है, क्या वो पार्लियामेंट के एक्ट के इतना बराबर होता है? जी हाँ। ये ऑर्डिनेंस की फैसिलिटी क्यों दी गई है? क्योंकि मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, सत्र उसका नहीं चल रहा है, तो उसको उस थोड़े समय के लिए ऑर्डिनेंस को हम यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो जो इनकरेक्ट वाला है उसको काट दो आप, तो ये कट जाएगा। अब प्रेसिडेंट कैन प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द सेशन ऑफ हाउस नॉट इन सेशन। हाँ, ये भी सही है, दोनों सही है। तो दोनों सही, तो ये भी कट गया। अब क्या, अभी जैसे स्टेटमेंट 1 है, क्या स्टेटमेंट 1 बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट सेकंड है? ये है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट कैन प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ आर नॉट इन सेशन। बोथ कैसे हो जाएगा? अगर एक भी हाउस ना हो, मतलब कि अगर राज्यसभा तो हमेशा सेशन में होता है, अगर एक भी ना हो मतलब केवल लोकसभा भी ना हो तभी चल जाता। तो यहाँ पे सेकंड वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है, मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 123 ये इसको पावर देता है कि जो ऑर्डिनेंस का जो है पावर वो इसके बराबर होगी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बराबर, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर बोथ द हाउस टू बी आउट ऑफ सेशन। अगर केवल लोकसभा ही केवल अगर, तब भी हम इसको कर सकते हैं, या राज्यसभा अगर ही सेशन के बाहर है तब भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक। पीसा, प्रोविजंस फॉर पंचायत्स, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996। पीसा, ठीक, इट एम्स टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द बल्क ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है। अंडर द एक्ट ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट, अंडर द एक्ट ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज। ये भी सही बात है। द एक्ट इज अप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज। जी हाँ, 5 शेड्यूल 5 एरियाज। देखिए शेड्यूल 6 में कौन कौन से एरियाज आते हैं? जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बांग्लादेश से बॉर्डर कौन कौन शेयर करते हैं? एक तो मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, एक मिजोरम हो गया, और एक होता है, एक हो गया असम। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये ट्रिक है, MMTA ट्रिक केवल है। वेस्ट बंगाल नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए। तो ये एक ट्रिक है याद करने की, जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं वो
सिक्स्थ शेड्यूल में आएंगे और बाकी सारे फिफ्थ शेड्यूल में आएंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल की बात हो रही है, तो हाँ सारे स्टेट्स जो फिफ्थ शेड्यूल में है एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, उन्हीं के लिए लाया गया था बेसिकली ये प्रोविजंस ऑफ पंचायत की, ताकि उनके विकास हो सके, उनके जो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का और ग्रास रूट डेमोक्रेसी उसका विकास हो सके। तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं। PISA was enacted to extend Part 9 of the Constitution to fifth schedule areas. It is a most significant endowment. देन है powers to ग्राम सभाज इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और लैंड एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव, कि वहाँ के जो गांव हैं उनको जमीन का अपनी अलगाव ना फेस करना पड़े किसी इंडस्ट्री या फिर किसी बाहर के व्यक्ति को। वो ट्राइबल की लैंड है, ट्राइबल में ही रहे तो डेसा काम करता है यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, मिलाना है। ये बॉडी है यहाँ पे इतनी, और ये वाली बॉडीज यहाँ पे हैं, और ये यहाँ पे स्टेटस दिया उनका हुआ है। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जोनल काउंसिल स्टेटरी बॉडी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या कौन सी बॉडी है? तो आपको पता लगाना यहाँ पे है। तो क्या यहाँ पे है इंटर स्टेट काउंसिल, क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बताओ दोस्तों, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है यहाँ पे। जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख लिखा रखा है। ठीक है। जोनल काउंसिल क्या कैसी बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके लिए 1956 का एक्ट दे रखा है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉ कमीशन जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये भी तो 3 सही है, तो इसका 6 का सी हो जाएगा। ठीक है। 1956 के अंदर ये जोनल काउंसिल को बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, और 1971 के तहत नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे 6 एक्चुअल में है जो जोनल काउंसिल है, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और एक है नॉर्थ ईस्ट। तो 1 और 5 यहाँ पे, तो 6 पूरी काउंसिल्स यहाँ पे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाली जो है 1971 एक्ट के तहत बनाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसका फिक्स्ड टेन्योर होता है। ठीक है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कौन सी बॉडीज होती हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उल्लेख निहित है, जैसे यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए होती है। यूपीएससी को एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक बॉडी है। यूपीएससी के तो वो एनडीए, सीडीएस, ऐसे सीएसई जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, ये सीएसई का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ऐसे एग्ज़ाम करवाती है। वह यूपीएससी की तरह ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी है एक, जो चुनाव करवाती है स्टेट असेंबली के, और ये लोकसभा के चुनाव भी करवाती है, प्रेसिडेंट के चुनाव भी करवाती है, पार्लियामेंट के चुनाव भी करवाती है। तो सारे चुनाव यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे। देखो आपको एक क्वेश्चन में कितनी नॉलेज आपको मिल रही है। अगर आप लोग इसको अटेंड करोगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। देखो हाई कोर्ट पे आ गए। अ नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ अ जज मस्ट बी बाई एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर राज्यसभा। अगर किसी हाई कोर्ट के जज को, मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट मान लो अगर है, या दिल्ली हाई कोर्ट है, अगर हमको इसके जज को हटाना है तो 100 मेंबर्स जो है लोकसभा के चाहिए। मान लो मैं सांसद हूँ किसी एरिया का, मैं पूरे भारत भर में किसी भी एरिया का सांसद हूँ, और मुझे लगता है कि दिल्ली के जो सपोज करो मान लो मैं आंध्र प्रदेश में किसी एरिया का मैं सांसद हूँ, और मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने एक बार पढ़ा, मुझे लगा कि दिल्ली के जो ये जज साहब हैं, हाई कोर्ट के जज साहब हैं, इन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स कुछ किए हैं जो बेकार हैं। अब मुझे लगता है कि इनको, मैं चाहूँ कि मैं
एक पार्लियामेंट में चूँकि मैं जाऊँगा, तो जब भी जाऊँगा तो मैं इनके खिलाफ़ एक एक्शन लूँगा जा करके। तो मैंने पार्लियामेंट में ये एक रेजोल्यूशन पास करवाया, यानी कि 100 लोगों से साइन किया, क्योंकि मैं लोकसभा का मेंबर हूँ। मैं 100 लोगों का पर्चा लेके गया 100 सांसदों के पास, और 100 सांसद ने साइन ले लिए। अगर मैं राज्यसभा का सांसद हूँ तो मुझे सिर्फ 50 साइन चाहिए होने। ठीक है, क्या ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा मुझे। अगर 100 से कम है तो मेरा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब क्या लोकसभा, मान लो हमने 100 साइन करवा भी लिए, तो क्या ज़रूरी है कि स्पीकर साहब जो है वो हमारे इस रेजोल्यूशन को जो है, नोटिस जो है, उसको वो एक्सेप्ट करें? उनकी मर्जी, एक्सेप्ट करें या ना करें। स्पीकर है या चेयरमैन है, अगर मैं सांसद हूँ लोकसभा का तो स्पीकर के पास जाऊंगा, अगर मैं सांसद हूँ राज्यसभा का तो मैं चेयरमैन के पास जाऊंगा और कहूंगा कि तो उनका डिस्क्रेशन है। जी हाँ, उनका डिस्क्रेशन है ये बात। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जज का मिसबिहेवियर कैसा है? मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या, कि मिसबिहेव कर रहा था अपने जजेस के साथ या बदतमीजी कर रहा था। मिसबिहेवियर का मतलब यही है कि वो मिसबिहेव कर रहा था। अब जो मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए कि हाँ इसने किया, तो वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है। क्या संविधान इसको डिफाइन करता है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो केवल यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और वैसे भी ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के 1968 में ये डिफाइन किया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट पास किया गया था 1968 में, उसमें ये बात मेंशन है, तो आपको याद रखनी है ये बात। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट्स एज अ गेट कीपर एंड कैन रिजेक्ट द मोशन, और मेरे उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है जो मैं 100 मेंबर से साइन करवा के ले आ रहा हूँ। मेरे पास एक पेपर होगा और मैं 100 लोगों के साइन करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये अभी एक वर्मा करके जज हैं, तो उनका केस था, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला आपके लिए है। और आर्टिकल 124 का 4 जो है क्लास ऑफ क्लास कहता है कि प्रूवियस मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब है कि आप एग्ज़ाम तो पास कर लिया है, लेकिन आप काबिल नहीं है उसके लिए। आपने एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद में आपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या बहुत सारी किताबें जो पढ़नी होती हैं, आपको नॉलेज उतनी है ही नहीं जितनी आपको होनी चाहिए थी। तो इनकैपेसिटी के ज़रिए, या शायद आप गलत फैसला ले रहे हैं बार बार, इनोसेंट को आप सजा दे रहे हैं और बाकियों को माफ़ कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं कर रहे, तो वो आपका रिव्यू होता रहता है बार बार, तो इनकैपेसिटी चेक की जाएगी। मिसबिहेवियर का मतलब है कि हो सकता है काबिल हो या ना हो, लेकिन बदतमीजी आप कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी जघन्य अपराध है। अभी देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस 2025, राइट जो है कौन कौन सा इसमें जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। कौन कौन से राइट्स हैं वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं, तो आपको बताना है। राइट टू डिजिटल एक्सेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, क्या ये आता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ड्यूरिंग नार्को एनालिसिस, ये सेकेंड वाला तो पक्का आता है। राइट टू गो अब्रोड, ये भी आता है। आपको पता, मनेका गांधी केस में मैंने आपको बताया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐड किया गया था। पहले क्वेश्चन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐड किया गया था। हमारे आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत केवल दिखा गया है, लेकिन आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब होता क्या है बताओ आपको। प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। दोस्तों, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट शुरू होते चलते। देखिए कि मान लो जैसे अभी आपको लिखना है कि, जैसे मान लो भी आपको कोई एग्ज़ाम है, कोई मान लो एग्ज़ाम करवाना है, सपोज करिए, और एग्ज़ाम में बता दिया गया है कि भैया सभी लोग जो है जो 5 मीटर से जितने बच्चे कम जिनकी हाइट होगी, सॉरी, जिनकी हाइट 170 cm होगी, उनको एग्ज़ाम देने का अधिकार है, या उससे ऊपर। लेकिन जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उनसे नीचे है, उनको एग्ज़ाम देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है?
ये कोई डिफेंस का एग्जाम नहीं है, ऐसे सिंपल एग्जाम है। तो ये तो गलत बात है ना। ये कोई रीजन तो इसका को दिया नहीं गया, आर्बिट्ररीनेस है इसमें। तो एक्ट में तो लिखा है कि हाँ 170, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। स्कूल में आप गए तो स्कूल वालों ने कहा भैया है तो पार्लियामेंट की तरफ से एक्ट बनाया गया है कि 170 सीएम से जिसकी हाइट कम होगी उसको एग्ज़ाम नहीं देना है, और जिसकी हाइट होगी या ज़्यादा होगी उसको एग्ज़ाम देने का अधिकार है। तो अब मान लो मेरी हाइट 169 ही है तो मुझे तो एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा, जबकि सिंपल एग्ज़ाम था, या कोई डिफेंस का एग्ज़ाम तो था नहीं कि मिलिट्री में जाना आपको है। ये सिंपल एग्ज़ाम है, तो मतलब आर्बिट्रेरीनेस है, रीजनिंग कोई नहीं दी गई, और केवल हमको बेकार में ही हमारे लिए है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो प्रोसीजर तो सही यहाँ पे है कि एग्जाम वालों ने रोका, लेकिन क्या ये एक्ट अपने आप में सही है? क्योंकि 170 सीएम की हाइट है, क्यों बता रहे हो आपको? किस, अगर डिफेंस का एग्जाम होता तो ठीक है कि चलो मान लो वहाँ पे आर्मी के लिए, लेकिन ये सिंपल सा एग्जाम है। मतलब ये पार्लियामेंट ने बेकार में ही एक्ट बना रखा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो मतलब लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है हाइट की बेसिस पे, है ना। ऐसे मैंने हाइट का एग्जाम्पल ले लिया है, मान लो कलर का ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि जो गोरे लोग हैं वही सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं, काले लोगों के लिए एग्ज़ाम नहीं देना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि अगर कल को कोई प्रोसीजर कह दे कि केवल हिंदूज ही जो है इस एग्ज़ाम को देंगे, मुस्लिम नहीं दे सकते हैं, तब भी ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत तो ठीक होगा। मान लो भी सरकार कह दे कि केवल हिंदुओं को ही जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की अनुमति है, बाकियों को नहीं। तो अगर मान लो कल को आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएँ तो वो मना कर देगा पोर्टल कि आप तो मुस्लिम हैं, नहीं दे सकते आप। तो वही यहाँ पे बात है कि प्रोसीजर यही होगा कि अगर वेबसाइट ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक्ट में पास किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कल को जाएंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज ये तो पार्लियामेंट ने कह रखा है एक्ट के जरिए, तो मैं तो प्रोसीजर देखूंगी कि क्या प्रोसीजर सही है। तो हाँ बिल्कुल प्रोसीजर सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या है कि उस एक्ट को भी जांचना नेचुरल जस्टिस के प्रिज्म से। नेचुरल जस्टिस का मतलब कि कुछ चीज़ें जो नेचुरली सही लगती हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, नेचुरल प्रिंसिपल्स, जो हर इंसान को लगते हैं कि हाँ इंसान के तौर पे ये ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से खराब हो जाएगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक बड़ा, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो एक बड़ा सा आप कह लो कि ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो अभी यहाँ पे क्या है कि 2 और 3 सही था, तो 2 और 3 सही, यहाँ पे ये भी सही है। अब देखो आपको इसमें आंसर दिख गया है फिलहाल को, चलो बात नहीं। राइट टू डिजिटल एक्सेस, अब डिजिटल एक्सेस जो है, डिजिटल एक्सेस फॉर पर्सन्स विद लिबर्टी, हाँ ये भी सही है, तो तीनों सही इसके हैं, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अब कैसे है, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस अभी 2025 में आया था, उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस इज फंडामेंटल राइट, कि इंटरनेट का मैं जो यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल एक्सेस वगैरह का, तो ये हमारा राइट। ये क्यों इंक्लूजन के लिए, अब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको भी अधिकार होना चाहिए कि हाँ मुझे भी इसका यूज़ करना है। तो रिफॉर्म्ड किया गया है दोबारा, इसको सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगाया है। और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आपको खुद जुर्म कबूल करना पड़ेगा कि हाँ मैंने एक क्राइम किया है। तो आर्टिकल 21 के तहत ये प्रोटेक्शन देता आपको है, राइट अगेंस्ट मैं चाहूँ तो मैं सर, अगर पुलिस बोलती है कि तुमको कबूल करना पड़ेगा, तुमको कबूल करना पड़ेगा ये, तो मैं कहूँ नहीं कबूल करूँगा, तो ये हमारे लिए वो कबूल चाहे करे ना करे उसकी मर्जी। तो ये भी सही है। मनेका गांधी केस में जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, वो है एग्जाम्पल सही है इसमें। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंटरमीडिएट पंचायत मस्ट बी फॉर्म्ड इन ऑल द स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज, रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अच्छा क्या सही है, देखते हैं इसको। है मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर सिमिलर टू लोकसभा, हाँ ये भी सही है। सही है नहीं सही पता नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंट्स अ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, क्या ये सही है? स्टेट का फाइनेंस कमीशन, तो ये देखते भी क्या है। तो यहाँ पे
इंटरमीडिएट, अब हो सकता है कि पॉपुलेशन स्टेट की बहुत कम हो, तो वहाँ पर ऑल द स्टेट्स में ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी स्टेट में बराबर लागू हो। हाँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कहा था कि आपको ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी चाहिए। अब सारी इंटरमीडिएट पंचायत हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता इससे, तो ये इनकरेक्ट है। अब ये क्या है, देखिए आप अगर यूपी में जाओगे तो यूपी में क्या होगा, ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत, ऐसे सारे मिलेंगे। तो अभी इंटरमीडिएट लेवल पे कई सारे इसमें होते हैं कि जैसे बीडीसी वगैरह वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें इसमें होती हैं, कई सारे लेयर्स में होती चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे ही सिर्फ करो आप, बीच वाला अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। अब मिनिमम एज कंटेस्ट करने के लिए इतनी है, सिमिलर टू लोकसभा। नहीं, अगर आपकी जो है एज कम है तब भी आप उसको जो है लड़ सकते हो चुनाव। 21 साल भी अगर आपके, 22 साल, तब भी चुनाव लड़ सकते हो आप। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स अ, हाँ ये सही है, तो यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है आर्टिकल 243 F के हिसाब से। अभी यहाँ पे है, इफ एन एरिया इज डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड, अब इसका आंसर दिख गया पहले से ही, तो गलत हो गया है। इफ एन एरिया इज, चलो देख लेते हैं। इफ एन एरिया इज डिक्लेयर्ड, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड एरिया अंडर 5th शेड्यूल, आपको पता है कि MMTA, मैंने बताया था अभी आपको शुरुआत में, MMTA के इन स्टेट्स के अलावा जिस भी स्टेट्स में कोई शेड्यूल्ड एरिया पॉपुलेशन होगा, तो उसको हम लोग, अगर प्रेसिडेंट ने ये नोटिस कर रखा है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो MMT में नहीं आता है। MMTA का मतलब मणिपुर आता, नहीं आता, मणिपुर नहीं आता है, मिजोरम है ये मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। इन स्टेट्स के अलावा मान लो यूपी है, अगर अगर उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में मान लो यहाँ पर एक SC ST पॉपुलेशन रहती है, शेड्यूल एरिया का पॉपुलेशन यहाँ पे है। अब हो सकता है कि इसको प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि शेड्यूल्ड एरिया है, प्रेसिडेंट ने, मैं प्रेसिडेंट को PREZ लिखता हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अब हो सकता है इसको नोटिफाई ना किया हो, तो हाँ ये भी हो सकता है। तो इसमें बताया क्या कि ये एरिया अगर है, तो बताना इसमें है कि इफ एन एरिया, अगर ये वाला एरिया इन ए स्टेट इज डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड एरिया, ये शेड्यूल्ड एरिया डिस्कस किया जा चुका है 5th शेड्यूल के अंडर, क्योंकि ये वाले जो एरिया MMT है इसमें 6th शेड्यूल आता है, बाकी सारे स्टेट में 5th शेड्यूल में आएगा। हाँ, तो ये वाला एरिया 5th शेड्यूल के अंडर आएगा। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर ओवर दैट एरिया, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लूज कर देती है उस पर्टिकुलर एरिया पर, लूज कर देती है। ये तो बहुत वेग स्टेटमेंट हो गया, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। जी नहीं, गवर्नर इज एम्पावर टू डायरेक्ट दैट अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ डज नॉट अप्लाई टू, हाँ गवर्नर वहाँ पर, मान लो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर मान लो वहाँ पे कोई एक्ट लागू किया और गवर्नर चाहे तो उस वहाँ पर उस एक्ट को अप्लाई होने से, उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई होने से रोक सकता है ना। जैसे मान लो लैंड एलोकेशन की बात आ गई हो, तो गवर्नर चाहे तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो शेड्यूल्ड एरिया है इसमें रोक सकते हैं, तो ये सही हो गया। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉज, नहीं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास अथॉरिटी नहीं है, ये फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। ऑनरशिप ऑफ ऑल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन एरिया वेस्ट ऑटोमेटिकली इन यूनियन गवर्नमेंट, ये भी नहीं है, वरना फिर यूनियन गवर्नमेंट फिर इसका खूब दोहन करेगी, तो फायदा नहीं इसका। इट डज नॉट मेक लॉज, ठीक है, ये कोई लॉ नहीं बनाती है। अभी देखना कि डिजिटल राइट्स के बारे में काफ़ी बात हो रही है आज के टाइम पे, अखबारों में काफ़ी आर्टिकल आए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है दैट इंक्लूसिव इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस टू ई-गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है।
लगता है ऐसा है। द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड, मतलब कि उसको ये बाधित है वो आर्टिकल 38 के तहत कि वो डीपीएसपी को, तो क्या यहाँ पे आर्टिकल 38 के तहत स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड है, मतलब बाध्य है कि वो डीपीएसपी को यूज़ करे इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए, और फैसिलिटी जो है वो सभी लोगों में और ग्रुप्स में, ठीक है। तो क्या सही है? तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों सही है। आर्टिकल 38 के तहत ये कहा गया है कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। यही तो हमारा डीपीएसपी का लक्ष्य है कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। अब इनइक्वालिटी पैसों में हो सकती है, तो हमने उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स देखी हैं, कई सारे अधिकार जो है हम दे रहे हैं। तो उसमें भी डिजिटल है इंडिया है या फिर पॉल्यूशन फ्री इंडिया है, तो उसको भी हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। राइट टू क्लीन वाटर है, तो डीपीएसपी के तहत आते हैं, जो हमें सरकार हमारी वेलफेयर स्टेट की तरह काम करने के लिए बाध्य है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली। ये आर्टिकल 30-38 के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही ये इंक्लूसिव पार्ट है, बिकॉज अब यहाँ पे ये कैसे किया करिए आप लोग कि स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ा, अब बिकॉज लगा दो यहाँ पे, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज बिकॉज स्टेटमेंट सेकेंड, अगर सही बैठता है तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं, ठीक है। लैंडमार्क अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 जो केस हुआ था अभी आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट बिकॉज इन डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस मॉडल एक्सक्लूजन फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक केवाईसी हो गया या फिर वेलफेयर ऐप्स हो गया, ठीक है, वो डिनाइल हो जाएगा डिग्निफाइड लाइफ के लिए, कि पता लगा आपके आस पड़ोस के लोग तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको उसका एक्सेस ही नहीं है, वो ठीक बात नहीं है। भले आप यूज़ करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम एक्सेस तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रिवेंट कर दें, नहीं आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कोर्ट ने जो है आर्टिकल 38 के तहत काम कर रखा है, ठीक है, बता रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन एन एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड का मतलब है आरोपी, अभी आरोप सिद्ध इस पे नहीं हुआ है। देखिए मान लो आप पे इल्ज़ाम है, मान लो ए ने बी पे इल्ज़ाम लगाया है कि इसने ए की माँ को मार दिया है, ठीक है। तो ये अक्यूज्ड है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अगर ए सिद्ध कर देता है कि बी ने ही इसकी माँ को मारा है तो ये कन्विक्ट हो जाएगा। तो अभी अक्यूज सिर्फ है कि नार्को एनालिसिस जो होती है, नार्को एनालिसिस टेस्ट एक होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जो ये साबित करता है कि किसने कत्ल किया है किसने कत्ल नहीं किया, मतलब कि जो है आरोप सिद्ध करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। ये काफ़ी महंगा टेस्ट होता है, एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है, रेयर केसेस में जब सारे सबूत नहीं मिलते तब। तो कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन विदाउट देयर एक्सप्लिसिट कंसेंट, ये है। तो क्या सही है इसमें, देखते हैं। द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अप्लाइज ओनली टू ओरल एविडेंस, नॉट टू फिजिकल और बायोलॉजिकल एविडेंसेस लाइक डीएनए। गलत है ये, सेकंड तो गलत है, पक्की बात, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि केवल ओरल नहीं, इसको भी कर सकते हैं। नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड, बिल्कुल सही, हम बिना हमारी कंसेंट के नहीं कर सकते, वरना यह आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। पता लगा हमने बेहोशी में ऐसा कुछ बोल दिया है ना, जो हमारे लिए बहुत ही इंटीग्रल था, मतलब उस केस से रिलेटेड भी नहीं था, लेकिन मैंने पता लगा अपनी प्रेमिका का नाम बता दिया आपको, वो हमारे राइट टू लाइफ का ना उल्लंघन हो जाएगा। तो इसीलिए है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये। आपको केस याद नहीं रखने, केवल आपको मर्म समझना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनवॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से नहीं, इनवॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच टेस्ट्स वायलेट्स आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है, उसका थर्ड क्लास क्या कहता है, प्रोटेक्ट्स एन एक्यूज को बचाता है कि वो विटनेस अपने खिलाफ बने। कि अपने खिलाफ विटनेस का मतलब क्या है कि पुलिस आपसे कह रही है कि तुम अपना जुर्म कबूल करो कि हाँ ये मैंने किया है, बिना किसी साक्ष्य एविडेंस के।
मतलब धमका रहे हो, तो धमकी कोई नहीं दे सकता किसी को भी, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और कंसेंट ऑफ स्टेट्स फॉर अमेंडमेंट, मतलब कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए हमको, और प्लस अगर मान लो आधे नंबर ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ स्टेट्स चाहिए हमको, हाफ ऑफ स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स की खुद में ये सिंपल मेजोरिटी की पास होगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे वह हाफ होंगे। ठीक है, 28 है तो उसमें 14। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, क्या ये है, क्या ये ऐसा फीचर है जो फेडरल फीचर को अफेक्ट करता है? ये हमको ऐसी टाइप की स्पेशल मेजोरिटी, बहुत स्ट्रिक्ट मेजोरिटी होती है जिसमें फेडरल फीचर्स अफेक्ट होते हैं, उनके लिए हम लोग हाफ ऑफ स्टेट से ये परमिशन मांगते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है जी, बिल्कुल है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स करेंगे, मान लो हमने कहा कि यूपी की 31 सीटें राज्यसभा में है, हम इसको रिड्यूस करके 10 करना चाहते हैं या फिर बढ़ा के 50 करना चाहते हैं, तो बाकी सारे स्टेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तमिलनाडु की पता, महाराष्ट्र की 48 सीटें अगर हैं, मान लो अगर महाराष्ट्र की अगर बहुत कम सीटें हैं तो उसका क्या होगा फिर, है ना, इस तरीके से। तो पता लगा यूपी का तो बहुत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना, तो ये है, तो ये सही है। चेंजेस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नहीं ये काफ़ी बदलाव किए गए हैं, 43 को 43B ऐड किया गया है, तो ये नहीं। डीपीएससी में बदलाव करना, इवन फंडामेंटल राइट्स में जब बदलाव कर लेते हैं तो ये तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जब फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किया जा सकता है तो ये तो बहुत, आर्टिकल 21A को ऐड करना, 6 से 14 ईयर के बच्चों को शिक्षा देना, है ना, सर्व शिक्षा अभियान वाला। अब प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर में कुछ बदलाव करना, उनकी पावर को कम करना, ज़्यादा करना, ये सब तो ये भी सही है। तो 1 और 3 किस में आ रहा है? 1 और 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी आ रहा है 1 और 3, तो भी देखते हैं कौन सही है इसमें। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट और अगर राष्ट्रपति का चुनाव ही आपने ऐसा कर दिया कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फेडरल फीचर को सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकती है, तो इससे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर यूनियन गवर्नमेंट ये बोल दे कि भैया इनके प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही वोट करेंगे, बाकी कोई वोट नहीं करेगा, तब तो गलत हो जाएगा ये। तो ये इसका भी इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर भी तो 1, 3, 4 मतलब ए ऑप्शन सही इसका है। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट दैट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हाफ ऑफ स्टेट्स विथ सिंपल मेजोरिटी। ये जो बाकी जो स्टेट्स होंगे उनसे जब हम मान लो 20 स्टेट्स हैं, तो उन 20 स्टेट्स में मान लो भारत में 20 ही स्टेट्स हैं सपोज कर थोड़ी देर के लिए, तो हमको 10 स्टेट्स से सिंपल मेजोरिटी में यूपी से हमको सिर्फ और सिर्फ आधे मेंबर्स के 50% ही प्लस से हमको कंसेंट लेनी पड़ेगी, और ये फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए डीपीएसपी रिक्वायर करता है। तो ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए चलते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट येट इनेक्टेड एनी लॉ टू एग्जॉस्टिवली कोडिफाई ऑल द प्रिविलेजेस। हाँ, ये एक्ट पार्लियामेंट में एग्जॉस्टिवली का मतलब क्या है कि हर चीज़, उनके जितने भी अधिकार हैं, जितने भी 600 500 जितने अधिकार हैं, उन सबको लिखना। क्या लिखा है जी? बिल्कुल नहीं, लिखा नहीं है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है। अब पूछा है करेक्ट, नो मेंबर इज लायबल, कोई मेंबर लायबल टू नो एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सैड और वोट गिवन बाय ह्यूमन पार्लियामेंट। कि संसद के अंदर अगर किसी सांसद ने कोई बात कही है या कोई कुछ भी किया है, तो उसके लिए वो किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो लायबल नहीं होगा, मतलब कि इसके लिए वो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सोल्यूट फ्रीडम बोलते हैं इसको, है कि उन लोगों को एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया है।
पार्लियामेंट में कहने का, वरना वो कुछ कह नहीं पाएंगे, डरेंगे। मतलब जनता की आवाज़ के लिए आप वहाँ गए हैं, अगर आप वहाँ पर भी डर रहे हैं तो फिर आपका सांसद बनने से फायदा क्या। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उनको, क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अच्छा नॉट यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे दोस्तों सी, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। क्या प्रेसिडेंट को ये है, जी बिल्कुल एक्शन नहीं होती हैं, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। ये सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सिर्फ मेंबर्स को है, एमपीज को है, और राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ एमपी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑल द थी सी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेंबर्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किसके किसके लिए हैं, सांसदों के लिए हैं, और कमेटी जो होती हैं उनके मेंबर्स के लिए है। प्रेसिडेंट के लिए सेपरेट इम्यूनिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट के लिए इम्यूनिटीज सेपरेट है, जो आर्टिकल 361 में लिखी हुई हैं। एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ क्या है, लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेसाइडिंग ऑफिसर मस्ट डिसाइड ऑन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। लॉ ये प्रोवाइड नहीं करता है कि हमको कितने दिनों के अंदर अंदर ये हमको डिसाइड करना है कि कौन सा की डिस्क्वालिफिकेशन करना है नहीं करना है, कि कौन सा सांसद डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बिल्कुल सही बात है, चाहे 1 महीना लगाओ चाहे साल भर लगाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। A member who is disqualified under 10th schedule is prohibited from contesting elections for the remainder of a term of house। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लड़ सकता है। यही शायद गलत बात है हमारे लिए। सिंगापुर वगैरह में ऐसा है कि अगर मान लो 2019 में 2024 में मान लो चुनाव है और 2019 में 29 में लोकसभा का टर्म खत्म होगा, अब मान लो कोई सांसद बन गया यहाँ से और उसको मान लो एमपी है और उसको मान लो यहाँ पे 2026 में ही उसको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है स्पीकर के द्वारा। डिस्क्वालीफाई होने के बाद में 27 में दोबारा चुनाव अगर होते हैं तो वही सांसद दोबारा चुनाव लड़ सकता है। 27 से लेकर के 29 तक अगेन चुनाव दोबारा लड़ सकता है। तो ये हमारे पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। सिंगापुर में आप इस पीरियड के लिए 2027 से लेकर के 2026 से लेकर के 2029 तक ये वाला सांसद जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो दोबारा नहीं लड़ सकता, लेकिन भारत में ऐसा है। तो यही बात आ रहा है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। मेंबर हु इज डिस्क्वालीफाइड अंडर 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है उसको रोका जा सकता, नहीं रोका गया ना, सिंगापुर में रोका गया है, भारत में नहीं रोका गया है। द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ऐसा पहले था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। आपके इंटेंशन को देख सकते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या वाइस चेयरपर्सन जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, जो चेयरपर्सन वहाँ के हैं एक्स ऑफिशियो, उनके डिसीजन की इंटेंशन क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे हैं, नहीं फेवर कर रहे हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन टाइम लिमिट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 मंथ की विंडो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। अब उसमें क्या आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की सजेशंस को माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये उनके ऊपर है। डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट बार अ मेंबर फ्रॉम subsequent by election on the same for the same seat though they cannot be appointed as a minister until re-elected। उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, हालांकि 6 मंथ के लिए दोबारा बनाया जा सकता मंत्री है, लेकिन वही बात है कि हो तो होलोहान केस जो 1992 में हुआ था, उसने इस्टेब्लिश किया कि प्रेसिडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, उसकी डिसीजंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फॉर्मिटी मेलाफाइड्स, गंदे इंटेंशन से इन्फॉर्मिटी का, कि आपके जो ठोस उसके वो नहीं है, वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू है, इस पे है।
सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्लिसिटली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर और जुडिशियल रिव्यू पर क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्लिसिटली खुला तौर पे साफ साफ कह रखा है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है देखेंगे। नाइन्थ शेड्यूल वॉज ओरिजिनली एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, बिल्कुल सही है, तो पक्का करेक्ट है। आपको ऐसे क्वेश्चन करना है जब आपको ये सारे 3 दिए स्टेटमेंट हैं को पढ़ना है, जो बिल्कुल सही लग रहा है उस पर सी लगा दो। अपने आप में सही है, अपने आप में गलत है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या पूछा गया। मैंने ये अपने आप में सही लग रहा था स्टेटमेंट, मैंने सही कर दिया। अकॉर्डिंग टू IR कोयलो केस, एनी लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर इज बियॉन्ड एनी लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर इज बियॉन्ड मतलब कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में कोई नियम बना, जैसे मान लो 2025 में कोई नियम बना, तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है? अगर उसको 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया, मान लो 2025 में कोई लॉ पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और उसको उस लॉ को सरकार ने 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली बोल रखा है किसी जजमेंट में अपने, जी बिल्कुल, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, पहला सही है और दूसरा सही है। 2007 में कह रखा है कि कैन बी चैलेंज इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब उल्टा बोल रखा है कि अगर पहले वाले है 1973 के पहले, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो लिए गए डिसीजंस, उसमें हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बात आ गई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी क्या पूछा गया हमें नहीं, इससे मतलब है करेक्ट पूछा गया इनकरेक्ट, चाहे आप देखो। टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ऐसा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है? जी नहीं, इनकरेक्ट। अब पूछा गया था करेक्ट, तो पहला तो इनकरेक्ट है, तो मतलब पहला इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट आ गया, पहला वाला इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट। पूछा गया करेक्ट, तो बी वाला सही होगा। चाहे आप 2 ये वाले एक्ट पढ़े भी ना, तब भी आप इसको सही कर देंगे, अगर आपको पहला वाला पक्का पता था। हालांकि पढ़ लेते हैं इसको भी। हैं द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt सेवरल पोस्ट्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। जी हाँ, बिल्कुल करता है। फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ मेंबर की सांसद होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रेस्ट्स विद प्रेसिडेंट, कि क्या मेंबर आप कोई सांसद अगर है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, तो क्या फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट के पास है? जी बिल्कुल हाँ। फाइनल डिसीजन अगर मान लो कोई सांसद है और उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने जो है होल्ड कर रखा है, उसके पास है, इस सांसद के पास, तो इसके बारे में डिसीजन जो है प्रेसिडेंट का फाइनल उनको लेना चाहिए, मस्ट लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद में। हाँ, तो ये मोरल टाइप का है, तो यहाँ पे ये सही ही होगा, ऐसा आप तुक्का लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता था तब भी, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 103 कहता है प्रेसिडेंट डिसाइड्स बट ओपिनियन ऑफ EC इज बाइंडिंग, मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कि प्रेसिडेंट सर आपको ये डिसीजन लेना है, तो प्रेसिडेंट साहब को वो डिसीजन लेना ही होगा। जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाध्य होती है, उस तरीके से आर्टिकल 103 के तहत प्रेसिडेंट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की ये जो है डिसीजन वो बाइंडिंग होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई, जो कार्रवाई चल रही है पार्लियामेंट में, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो बोल सके या पार्टिसिपेट कर सके उसमें? तो जी हाँ, उनके पास अधिकार होता है। AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ फुल टाइम काउंसिल का मतलब होता है कि सलाह देने वाला, इज अ फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट
एंड इज डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल गलत है। उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हुए भी आप अपनी लीगल प्रैक्टिस वकील की तरह कर सकते हो। बिल्कुल। तो इनकरेक्ट होगा यहाँ पे। उसको डिबार नहीं किया गया, मना नहीं किया गया है, मना नहीं किया गया है। मना करना यहाँ पे इसका मतलब है डिबार का। तो 18 का सी हो जाएगा यहाँ पे। एजी इज नॉट अ फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। जब सरकार को लगता है कि हाँ मुझे एडवाइस चाहिए तो वो उनसे पूछ लेती है। रिट्स एंड जरिस्डिक्शन के बारे में पूछा गया यहाँ पे। मैंडेमस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, को वारंटो, सर्चोरी, प्रोविजन। ठीक है, 5 होती हैं। यहाँ पे कौन सी नहीं है? देखिए, हैबियस कॉर्पस को छोड़ के बाकी यहाँ पे चारों रिट्स दे रखी हैं, तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग अभी। मैंडेमस क्या होता है? कुओ वारंटो टू चैलेंज लीगल क्लेम टू पब्लिक ऑफिसर। कुओ वारंटो मतलब क्या है कि सरकार आपको पूछ रही है, जुडिशरी पूछ रही है कि हाँ भाई, मान लो मैंने आईएएस का एग्जाम पास किया और मैंने बिना आईएएस का एग्जाम पास किए मैं डीएम बन गया, ऐसे ही किसी ने मुझे बना दिया, तो मेरी एबिलिटी चेक करने के लिए को वारंटो वो जारी कर सकती है कि हाँ भाई किस अधिकार से। इस तरीके से मैं आपको उदाहरण देने के लिए बोल रहा हूँ केवल। ठीक है, लीगलिटी यहाँ पर कि मैं लीगल तो हुई नहीं, यहाँ पे मैं इलीगली में काम कर रहा हूँ, तो दूसरा वाला सही है। सर्श्योरी शुड ओनली यूज एग्जीक्यूटिव टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ पावर। मैंडेमस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटी। हाँ, मैंडेमस ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल को ड्यूटी करने के लिए जो है वो ड्यूटी नहीं कर रहा तो मैंडेमस यूज किया जाएगा। तो पहला वाला भी सही है। को वारंटो चैलेंज करना लीगलिटी ऑफ पर्सन की, भाई तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तुमने एग्जाम दिए नहीं, या फिर तुम क्वालिफाइड हो ही नहीं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए और आप ऐसे ही नौकरी करने आ गए हो। सर्चोरी शुड ओनली बी, अब यहाँ पे ओनली आ गया तो गलत हो गया। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यही जुडिशियल अथॉरिटी पर भी लागू होता है। यहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी पर। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इस जरिस्डिक्शन। प्रोहिबिट करना, मना करना। एक्सीड कर रहा है बेटा, हद पार कर रहे हो अपनी, तो इससे इसको रोकने के लिए पता लगा हाई कोर्ट, पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि तुम्हें फांसी की सजा दे दी गई और उसको लटका दो। डिस्ट्रिक्ट जज ने कह दिया कि इस इंसान को जो है फांसी की सजा सुना दो डीएम ऑफिस के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, तो भैया ये तो वो एक्सटीड कर रहा अपनी अथॉरिटी को, फांसी की सजा देने का उसको अधिकार ही नहीं, कुछ नहीं है, तो इसीलिए प्रोहिबिट, हायर कोर्ट प्रोहिबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। 19 का सी। सर्जरी इज यूज्ड टू जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर ये यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभी कर सकते हो आप। मेनली जुडिशरी, इवन प्रोहिबिशन भी, प्रोहिबिशन और सर्चरी दोनों ही जुडिशरी और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पर ही यूज होता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है, हालांकि बहुत नहीं पाया गया है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डीएम वगैरह पर भी ये यूज किया जा सकता है। किसी ऑर्डर को, कई बार डीएम क्या होता है कि बहुत खतरनाक स्टेप ले लेते हैं, तो उनको भी मजिस्ट्रेट के दायरे में लाने के लिए इस हिसाब से करते हैं। इसमें विद रेफरेंस टू प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। प्रेसिडेंट का रूल प्रोक्लेमेशन कैसे, उसमें बताना आपको कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय both the houses of parliament within 2 months from the debate from the date of its issue। 2 महीने के अंदर अंदर क्या हमें पार्लियामेंट के दोनों सेशन से प्रेसिडेंट रूल को जो रेटिफाई कराना होता है। जी बिल्कुल सही, रेटिफाई कराना होता है। अप्रूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी, नहीं सिंपल मेजोरिटी, गलत हो गया। सिंपल मेजोरिटी से हमको रेटिफाई कराना होता है। अगर मान लो पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि 500 अगर मान लो मेंबर हैं सांसद, तो केवल 251 मेंबर की वहाँ पे सहमति चाहिए हुई होगी।
और फिर मान लो 250 अगर मान लो मेंबर 200 मान लो 200 मेंबर ही वहाँ पे उस दिन आए हुए हैं। मान लो लोकसभा में 400 सांसद आए हैं उस समय और राज्यसभा में 200 आए हैं, तो यहाँ से 201 लोगों की सहमति चाहिए होगी, यहाँ से 101 लोगों की सहमति, और ये पास होते ही पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। अप्रूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी, नहीं सिंपल मेजोरिटी। इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ। दूसरा इनकरेक्ट होने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आपके पास बी ऑप्शन अपने आप आंसर आ गया इसमें। ठीक है। SR मुंबई ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल जो है उसको इम्पोज करने का जो अधिकार, जो डिसीजन लिया गया है, फैसला, वो डिसीजन हम रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कहा था, और तब से देखा गया है कि प्रेसिडेंट रूल काफी कम लगाया जाता है। ठीक। 106 अमेंडमेंट किया गया था वुमेन रिजर्वेशन के लिए, तो उसके बारे में बताना आपको है कि इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या 16 में है? जी बिल्कुल ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, तो ये वाला काट दो आप। रिजर्वेशन विल कम इन टू इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग, इमीडिएटली तुरंत ही फॉलोइंग 2024 जनरल इलेक्शंस, बिल्कुल गलत है, इमीडिएटली नहीं है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सब रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या एक्ट वो भी प्रोवाइड करता है कि इमीडिएटली? बिल्कुल नहीं, उसके लिए अलग चीजें हैं। दोस्तों अभी के लिए इतने क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।